हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण जो कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और शुरुआत हम करते हैं संधि से। संधि शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस दी। इसकी परिभाषा देखते हैं तो हम जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं एवं उनके मिलने से शब्द के उच्चारण एवं लेखन में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। मतलब कि यह कि जब दो शब्द है आपस में उनको मिलाएंगे तो संधि दो शब्दों में न होकर के दो वर्णों में होगी। मतलब कि ये सम पूरा शब्द है और एक दी पूरा शब्द है। इन दोनों में संधि ना होकर के केवल और केवल एक इसमें और दी के अंदर संधि होती है। इन दोनों को मिलाएंगे तब ये संधि बनेगी। इसी प्रकार हम और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पुस्तक प्लस आले पुस्तकालय शब्द बनता है, जगत प्लस ईश जगदीश शब्द बनता है, नमे प्लस ते नमस्ते शब्द बनता है। इसी प्रकार यदि हम ये देखते हैं कि यदि वर्णों के आपस में मिलने से उच्चारण एवं लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम संधि ने मान करके संयोग माना जाता है। जैसे कि दूर प्लस अवस्था ये दुरावस्था बनती है। मतलब इसके अंदर ये दो वर्णों में जब संधि होती है तो ये उच्चारण और लेखन कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि जैसे जो दूर है, दूर प्लस अवस्था, तो ये इसके अंदर मिलते हैं, ये दूरावस्था बन जाएगी। मतलब इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब सम और धी में देखते हैं हम तो सम में का यहाँ पर ने हो जाता है, इसलिए इसमें उच्चारण और लेखन दोनों में परिवर्तन होता है। इसी कारण ये संधि है। और इस अगर ये शब्द यह देखते हम इसमें दूरावस्था में तो ये एक संयोग मात्र माना जाता है। इसी प्रकार हम आगे और भी इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे पुस्तक प्लस आले पुस्तकालय शब्द बनता है, जगत प्लस ईश जगदीश शब्द बनता है। ये इसके ते और ई ये मिलने के कारण यह संधि होती है। जैसे ये आगे हम इसके नियम भी पढ़ेंगे। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और ये ते बे के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, इसके व्यंजन संधि के अंदर नियम है, वो हम आगे व्यंजन संधि के अंदर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं तो मोटे तौर पर ये हम सभी जानते हैं कि संधि के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? और तो नंबर 1 संधि के भेद होता है स्वर संधि, जो कि दो स्वरों, इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, दोनों और स्वरों से मिलकर ये स्वर संधि का निर्माण होता है। इसी प्रकार दूसरा भेद है इसका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों की संधि होती है। इधर व्यंजन आएगा तो इधर स्वर आएगा, और यह नहीं कि इधर व्यंजन ही आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर यहाँ पर इधर प्रथम शब्द में का अंतिम वर्ण है वो स्वर भी आ सकता है, और उधर से द्वितीय शब्द में पहला वर्ण है वो व्यंजन भी आ सकता है, और व्यंजन दोनों तरफ व्यंजन भी आ सकता है। इस कारण इसको व्यंजन संधि कहते हैं। अब तीसरा भेद है इसका विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि इधर तो विसर्ग आना जरूरी ही है, और उधर दूसरे भाग में यहाँ पर स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी आ सकता है। और व्यंजन विसर्ग संधि के हम जो इसका चिन्ह है वो ये 2 डॉट है, ये मानते हैं विसर्ग संधि के चिन्ह के रूप में। अब हम आगे पढ़ते हैं स्वर संधि। पहला टॉपिक हमारा स्वर संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं कि जब दोनों ओर स्वर हो, इधर भी स्वर और उधर भी स्वर, दोनों स्वर हो, तब हम स्वर संधि का मेल होता है। स्वर संधि के अंदर दोनों तरफ स्वर वर्णों का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि परि प्लस आवरण। अब परि यहाँ पर री के अंदर ई मिला हुआ है तो ये इधर स्वर आ गया, और आ स्वर है, दोनों ओर स्वरों का मिलन होने से यहाँ पर पर्यावरण शब्द बनता है। इसी प्रकार हम और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे कि
नयन प्लस अभिराम है, जो नयनाभिराम शब्द बनता है। इसी प्रकार और भी आगे उदाहरण देखेंगे। और इससे पहले हम देखते हैं कि स्वर संधि। स्वर संधि पहले हमने देखा था कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद 3 बताए थे, और अब यहाँ पर इस स्वर संधि के भी भेद होते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो क्वेश्चन होता है, इसका आंसर होता है कि 5 भेद होते हैं। अब इस स्वर संधि में 5 भेद कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। और केवल संधि के भेद पूछे जाते हैं तब संधि के भेद होते हैं 3। तो हम शुरुआत करते हैं स्वर संधि के भेदों के। भेद नंबर 1 दीर्घ संधि के बारे में। अब दीर्घ संधि के अंदर कौन कौन से स्वर शामिल होते हैं और कौन कौन से स्वरों की संधि होती है, यह इसके अंदर आता है। तो हम देखते हैं कि दीर्घ संधि जब 2 समान स्वरों का परस्पर मेल होता है, 2 समान स्वरों का परस्पर मेल होता है, तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे कि शुरुआत करते हैं हम उदाहरणों से। तो दीर्घ स्वर संधि के अंदर ए और ए दोनों मिलाएंगे, ए और ए को दोनों तरफ से, तो यहाँ पर आ बन जाएगा। इधर आ और ए को मिलाएंगे फिर भी आ ही बनेगा। इधर ए और आ मिलाएंगे तो भी आ का निर्माण करेंगे, दोनों ओर आ होगा तो भी आ ही बनेंगे। मतलब मोटे तौर पर यह है कि ए और आ और ए, इन सब को मिलाएंगे, किसी भी तरफ इधर आ हो या इधर ए हो, इन मिलाने पर आ ही आएगा। और जहाँ शब्द में कहीं भी किसी भी आपको शब्द में आ की मात्रा दिख जाती है, सब कोई भी अक्षर शब्द देखते हैं उसके अंदर आ की मात्रा आती है, तो वहाँ से टुकड़े करना पड़ते हैं और दीर्घ संधि की हो जाती है वहाँ। अब आगे देखते हैं। एक हो जाता आ ए और एक हो जाता ई, और ई के अंदर भी आ की तरह है, इसके अंदर भी ई और ई का मिलाएंगे तो दीर्घ ई, लघु ई और दीर्घ ई को मिलाएंगे तो दीर्घ ई, और दोनों दीर्घ ई हो तो भी दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार इधर दीर्घ ई और इधर लघु ई होंगे तो भी दीर्घ ई का ही निर्माण करेंगे। ठीक है, तो एक होता है इसके अंदर एक ए होगा, एक ई और एक ऊ। इन तीनों को मिलाकर इन तीनों से दीर्घ संधि का निर्माण होती है। दीर्घ संधि के अंदर पूछा जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कि निम्न में से किन स्वरों से दीर्घ संधि होती है। तो ये दीर्घ संधि है वो एक ए, ई और ऊ, इन 3 स्वरों से दीर्घ संधि का निर्माण होता है। इस ऊ के अंदर भी दोनों ओर ऊ आएंगे तो दीर्घ ऊ का निर्माण हो जाएगा। इधर लघु ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ लघु ऊ आएगा तो भी दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। दोनों ओर दीर्घ ऊ होगा तो भी दीर्घ ऊ का निर्माण होगा, और लघु ई और दीर्घ ऊ आएगा तो भी दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे। अब बचता है ये री। हिंदी के ये संस्कृत के अंदर तो री है वो एक, इसके अंदर संस्कृत में यह मान्य होता है, लेकिन हिंदी में भी इसका प्रचलन नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसका हम उदाहरण देख लेंगे, और ये री और री बनकर दीर्घ री का निर्माण करते हैं। इनको मिलाकर के कुल हिंदी के अंदर 11 स्वर होते हैं री समेत। तो आगे वो ए, ई और ऊ ये तो मिलकर के दीर्घ स्वर संधि का निर्माण करते हैं, और बाकी है वो हम आगे गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, उसका निर्माण करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं दीर्घ स्वर संधि के नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 है ए प्लस ए। तो ए और ए को मिलाएंगे तो हमने अभी पढ़ा ही है पहले कि आ हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है कि नयन प्लस अभिराम। तो नए के अंदर ए छुपा हुआ है और इधर ए, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आ। अब संधि कैसे पहचानी जाती है कि अगर ये नयन प्लस अभिराम आ गया तो ए और ए को मिलाएंगे तो आ हो जाएगा। तो नए ये तो नयन पूरा शब्द तो है जैसा है वैसे लिख देंगे। अब ये ए है, इस ए की मात्रा वो इस नए के अंदर
ने के लगा देंगे ये के आगे, तो ये हो जाएगा नयना, और विराम शब्द है वो जैसा है वैसा का लिख देंगे, तो शब्द बन जाएगा नयना विराम। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे, अगला उदाहरण है जैसे हिम प्लस अंशु, इसमें मे के अंदर ये ए और इधर ए, तो दोनों को मिलाएंगे तो आ बन जाएगा और शब्द बन जाएगा हिमांशु। और अगर हमें ये शब्द माना कि ये शब्द दे दिया हमने कि हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, अब तो इसके अंदर ये पहचाना जाएगा, सबसे पहले ये हमें देखना है कि इसके अंदर स्वर कहाँ आ रहा है, जहाँ से टुकड़े हो सकते हैं। तो हमें बीच के अक्षर में ये मे के अंदर आ की मात्रा दिख रही है, तो हमें यहाँ से टुकड़े करने हैं। तो टुकड़े करने से पहले हमें ये देखना कि शब्द सार्थक बन रहा है या नहीं, कि अब हिमा शब्द तो कोई बनता नहीं है, तो हमें हिम शब्द बनाना है, हिम, और बाद में ए और अंशु शब्द बन जाएगा, हिमदन अंशु, तो शब्द बन जाएगा हिमांशु। इसी प्रकार आगे भी देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे रतन प्लस अवली, तो ने के अंदर ए और ए दोनों को मिलाएंगे तो आ बन जाएगा और शब्द बन जाएगा रत्नावली। इसी प्रकार रुद्र प्लस अक्षी, दे के अंदर ए और ए दोनों को मिलाएंगे तो आ और शब्द बन जाएगा रुद्राक्ष। अगर यही पूछा जाता कि रुद्राक्ष में कौन सी संधि है, तो इसके अंदर देख लेना कि टुकड़े कहाँ से हो रहे हैं, तो उस वहाँ से टुकड़े करने, तो रुद्र और आ की मात्रा है, दोनों ए और ए को मिलेंगे तो आक्ष शब्द कभी नहीं होता है, इसमें तो अक्ष शब्द हो जाएगा। संधि करते समय हमें ये ध्यान करना पड़ेगा इसके अंदर कि अक्ष शब्द है वो अक्ष शब्द नहीं आता, इसके अंदर अक्ष ही आ जाता, और वो संधि होने के बाद में अक्ष शेष रहता है। ठीक है, इसी प्रकार शब्द है वड़ प्लस अग्नि, वे के अंदर ए और ए दोनों को मिलेंगे तो आ और शब्द बन जाएगा वड़वाग्नि। इसी प्रकार देह प्लस अंत, देह के अंदर ए और ए दोनों को मिलेंगे तो हो जाएगा देहांत। इसी प्रकार चरण प्लस अमृत, चरणामृत शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार आगे और उदाहरण है, पर प्लस अधीन पराधीन, पूर्व प्लस अर्ध पूर्वार्ध शब्द बन जाएगा। ऊह प्लस अपोह, ऊहापोह शब्द बन जाएगा। तीर्थ प्लस अटन, तीर्थाटन शब्द बन जाएगा। परम प्लस अणु, परमाणु शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार अनेक इसके जितने भी उदाहरण हम बना सकते हैं वो बना सकते हैं इसके अंदर। जैसे कल्प प्लस अंत, कल्पांत, रक्त प्लस अंबर, रक्तांबर शब्द बन जाता है। पीत धन अंबर, पीतांबर शब्द बन जाता है। मद प्लस अंध, मदांध शब्द बन जाता है। अब हम ए वाले तो देख ली, अब देखते हैं ए प्लस आ। उधर पहला नियम देखा हमने, वो तो था कि दोनों ओर ए आ रहे थे। अब हमें इस दूसरे नियम में यह देखना है कि फर्स्ट इधर तो आएंगे ए और दूसरी तरफ आएगा आ, तो भी हम इस आ का निर्माण करते हैं। देखते हैं इसका उदाहरण, पंच प्लस आयत, चे के अंदर ए है और इधर आ आया हुआ है, तो दोनों को मिलाएंगे तो आ का निर्माण करेंगे, तो आ बन जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो पंच चे के अंदर आ की मात्रा लगा के और शब्द बन जाएगा पंचायत। इसी प्रकार छात्र प्लस आवास है, तो छात्र ए और आ दोनों को मिलाएंगे तो आ बन जाएगा और शब्द बन जाएगा छात्रावास। इसी प्रकार शब्द है अल्प प्लस आयु, पे के अंदर आ की मात्रा लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा अल्पायु। जैसे ही धूम प्लस आच्छादित है तो धूमाच्छादित शब्द बनेगा। मे के अंदर आ की मात्रा का नोट कर देंगे तो ये शब्द बनेगा धूमाच्छादित। और कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो शब्द आ रहा है उसके अंतिम वर्ण है उसके अंदर इधर वाले फर्स्ट वर्ण की जो स्वर आ रहा है उस स्वर की मात्रा क्या लगती है, उस मात्रा को इसके अंदर मिलाना है। सिर्फ और सिर्फ ये करना तो संधि ये पूरी हो जाती है। अगला देखते हैं तो यात प्लस आयात, यातायात शब्द बन जाता है। चिर प्लस आयु, चिरायु शब्द बन जाता है। प्र प्लस आरंभ, प्रारंभ शब्द बन जाता है। ठीक है, अगला नियम देखते हैं हम आ प्लस ए। अभी हमने देखे ए प्लस ए, आ प्लस ए प्लस आ। अब देखते हैं आ प्लस ए। तीसरा नियम है आ प्लस ए, तो भी आ का निर्माण करते हैं। अब इसके अंदर जैसे शब्द है विद्या,
विद्या प्लस अर्थी, एक तरफ आ है वो एक तरफ ए है, तो दोनों को मिलाएंगे तो आ और एक क्या बनेगा, आ बनेगा, तो शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। एक यहाँ से इसके अंदर इसके अंदर आ जाएगा वो शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। इसी प्रकार दीक्षा प्लस अंत है, तो ये ए इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो मिल जाएगा, तो शब्द आ जाएगा दीक्षांत हो जाएगा। और सुधा प्लस अंशु शब्द है, तो ये ए है वो धा के अंदर मिल जाएगा और शब्द बन जाएगा सुधांशु। तथा प्लस अपि है, तो ए था के अंदर मिल जाएगा तो शब्द बन जाएगा तथापि। इसी प्रकार युवा प्लस अवस्था है, तो युवा अवस्था शब्द बन जाएगा। अगला नियम है हमारा चौथा नियम है आ प्लस आ, दोनों ओर आ आएगा तो भी आ का ही निर्माण करेंगे और शब्द बनता है दीर्घ स्वर संधि के। अब इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कारा प्लस आवास है, तो दोनों ओर आ रहा है और शब्द भी आ ही बनता है, इसका स्वर संधि होकर भी आ ही बनता है। जैसे रा है, रा के अंदर आ मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा कारावास। इसी प्रकार महा प्लस आश्य है, इधर भी आ और इधर भी आ, दोनों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा महाश्य। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे दया प्लस आनंद, दयानंद शब्द बन जाता है। महा प्लस आत्मा, महात्मा शब्द बनता है। प्रेरणा प्लस आस्पद, प्रेरणास्पद शब्द बनता है। द्राक्षा प्लस आसव, द्राक्षासव शब्द बनता है। ठीक है, अब ये ए वाले तो हो गए उदाहरण पूरे। अब हम अगला उदाहरण है वो हम देखते हैं ई के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दीर्घ स्वर संधि के अंदर ए, ई और ऊ इन तीनों से दीर्घ स्वर संधि होती है। तो हम ए के तो अभी पढ़ लिए। अब दूसरा स्वर है वो इसका, ये ई के बारे में पढ़ते हैं। तो दोनों ओर ई आएगा, लघु ई, तब दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। मतलब कि जहाँ पर भी दीर्घ ई आ रही है वहाँ से हमें शब्द को तोड़ना है और उस तोड़ के शब्द को संधि विच्छेद करनी है। विच्छेद का पूछा जाता है, तो दीर्घ ई जहाँ भी आती है उस दीर्घ ई का शब्द वर्ण है वहाँ से तोड़ के शब्द को अलग अलग करें। जैसे रवि प्लस इंद्र, इंद्र की इधर ई लघु ई और रवि में भी लघु ई, दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा रविंद्र शब्द। अब कई लड़के हैं वो ये रविंद्र शब्द लिखते हैं, जो कि गलत है। संधि के नियम के अनुसार यह रविंद्र सही है और यह रविंद्र शब्द है वो गलत है। हाँ, रवि शब्द लिख रहे हो तो यह रवि सही है, ना कि यह रवि। यह रवि शब्द में यह गलत है, लेकिन रविंद्र शब्द लिखते हैं तब यह सही है, यह गलत मिलता है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं हम। प्रति प्लस एक, तो शब्द बन जाता है प्रतीक। हरि प्लस इच्छा, हरिचा शब्द बन जाता है। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र शब्द बन जाता है। इसी प्रकार अति प्लस ईव, अतिव शब्द बनता है। अति प्लस इंद्रिय, अतीन्द्रिय शब्द बनता है। अब इसका अगला नियम है ई, लघु ई और दीर्घ ई दोनों को मिलेंगे तो दीर्घ ई बनेगा। तो अब अभी तो हमने देखा था दोनों ओर लघु ई आ रहे थे, दोनों ओर मतलब कि छोटी ई आ रहे थे। अब आएंगे बड़ी ई, मतलब लघु ई और दीर्घ ई। दीर्घ का मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। हरि प्लस ईश, हरि शब्द बनता है, इधर लघु और इधर दीर्घ ई। अब हमें यही ध्यान रखना है कि लघु ई किधर आता है, कब आता है, और ये लघु ई किस में लघु ई की मात्रा लगती है और किस में दीर्घ ई की मात्रा लगती है। जैसे इंद्रिय शब्द आया, इंद्र शब्द आता है तो उसके अंदर लघु ई ही आएगा, ना कि दीर्घ ई। और ई शब्द है, इस शब्द के अंदर हमेशा दीर्घ ई की मात्रा ही लगती है। ईश है, इक्षक है, ईश्वर है, ईप्सा है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके अंदर ई की मात्रा है, ये दीर्घ ई आता है। तो देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे कि परि प्लस इक्षक शब्द है, वो दीर्घ ई और लघु ई और दीर्घ ई दोनों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा परीक्षक। इसी प्रकार अभि प्लस ईप्सा है, दोनों तरफ दोनों ई को मिलाएंगे तो दीर्घ ई और शब्द बन जाएगा अभिप्सा। इसी प्रकार कपि प्लस ईश शब्द है, तो
ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण करेंगे और शब्द बन जाएगा कपीस। इसी प्रकार मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर शब्द बन जाएगा। वी प्लस ईक्षण, वीक्षण शब्द बन जाएगा। अगला नियम आता है इसका, दीर्घ ई और लघु ई ये बनकर मिलकर दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। और इसके उदाहरण देखते हैं। मही प्लस इंद्र, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, लघु ई, दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। लघु ई है वो दीर्घ ई के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो शब्द बन जाएगा महेंद्र। इसी प्रकार महति प्लस इच्छा है, दीर्घ ई और लघु ई दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ ई और शब्द बन जाएगा महतिचा। अब इस ई के अंदर यही देखना कि शब्द में ए वाले नियम में तो हमें शब्द कोई भी शब्द मिलता है तो उसके अंदर आ की मात्रा दिखेगी, कहीं भी वहाँ से टुकड़े होंगे। और ई वाले नियम में यही ध्यान रखना है कि ई की मात्रा देंगे, जैसे कि यहाँ पर महतिचा में ई की मात्रा ते के ऊपर, यहाँ पर महेंद्र ई की मात्रा है, सचिंद्र है यहाँ पर भी ई की मात्रा है। और जैसे पिछले उदाहरण भी देखे थे हमने, वहाँ पर भी ई वाले नियम में ई की मात्रा आएगी और ए वाले में आ की मात्रा आएगी। तो यही ध्यान रखना हमें कि जहाँ पर भी आ की मात्रा आ रही है या ई की मात्रा आ रही है या ऊ की मात्रा आ रही है, इन तीनों की मात्रा हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। तीनों के जैसे आ का मात्रा चिन्ह यह है, ई का यह है ऊपर वाला और ऊ का यह या यह, तो इन तीनों यह हमें दीर्घ स्वर संधि के अंदर यह मात्रा चिन्ह दिखाई देगा तो समझ लेना हमें यहाँ पर स्वर संधि का दीर्घ है, दीर्घ स्वर संधि हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगले उदाहरण की ओर चलते तो सची प्लस इंद्र है तो शब्द बन जाएगा सचिंद्र, दीर्घ ई और शब्द बन जाएगा सचिंद्र। ठीक है, अगला उदाहरण है, दोनों तरफ दीर्घ ई का दीर्घ आएगी और शब्द भी दीर्घ ई बनेगा। तो रजनी प्लस ईस, इधर भी दीर्घ ई और इधर भी दीर्घ ई, दोनों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा दीर्घ ई और निर्माण हो जाएगा रजनीश। रेज है, रजनी तो सेम सीधा लिखना है और दीर्घ ई है वो इसके अंदर मिला देंगे तो शब्द बनेगा रजनीश। इसी प्रकार नदी प्लस ईश है, नदी शब्द जैसा है वैसे लिख दिया और ये ई है इस डी के अंदर मिला देंगे तो दीर्घ ई बनेगा और शब्द बनेगा नदीश। इसी प्रकार गौरी शब्द है, गौरी में ईश मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा गौरीश। श्री प्लस ईश है, दोनों ओर दीर्घ ई आ रही है और शब्द बन जाएगा श्रीश। अगला हम देखते हैं ऊ के उदाहरण। ए के उदाहरण हो गए, ई के हो गए, अब है ऊ। ठीक है, तो ऊ वाले में भी जैसा ए स्वर वाले में आए, ए वाले नियम आए, ई वाले नियम आए, वैसे के वैसे ही ऊ वाले नियम में भी है कि दोनों ओर लघु ऊ हो गए तो भी दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे और दोनों ओर दीर्घ ऊ हो गए तो भी कहीं पर भी ऊ आता है तो वो दीर्घ ऊ का ही निर्माण करेंगे। तो शब्द देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे भानु प्लस उदय, दोनों ओर लघु ऊ आ रहा है और शब्द भानु शब्द जैसा है वैसे लिख दिया भान और उदय शब्द ऊ की मात्रा ये ने के अंदर मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा भानुदय। इसी प्रकार सु प्लस उक्ति है, शब्द बन जाएगा सूक्ति। मृत्यु प्लस उपरांत है, ऊ की मात्रा इसकी ऊ में मिला देंगे तो दीर्घ ऊ और शब्द बन जाएगा मृत्यु उपरांत। अनु प्लस उदित है, इन दोनों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा अनुदित। कटु प्लस उक्ति है तो शब्द बन जाएगा कटुक्ति। इसी प्रकार मधु प्लस उत्सव शब्द है, मधुत्सव शब्द बन जाएगा। अब ऊ वाले में भी वही है, ए और ई में था जैसे कि वहाँ पर आ की मात्रा आ रही थी, ई की मात्रा आ रही थी और यहाँ पर ऊ की मात्रा दिखाई देगी। हमें ऊ की मात्रा दिखाई देगी तो वहाँ पर हम दोनों शब्द है जैसे मधुत्सव शब्द है, अभी इसकी संधि विच्छेद पूछ लिया तो इसको जहाँ पर ऊ की मात्रा आ रही है वहाँ से इसके टुकड़े करेंगे मधु। अभी हमें ये ध्यान रखना कि मधु छोटा होता है या बड़ा, तो हमें
अगर शब्द पढ़ा हुआ है तो हमें ये पता है कि मधु शब्द में छोटा ऊ आता है, लघु ऊ आता है, और उत्सव में भी लघु आता है। तो दोनों को मिलाएंगे ऊ और ऊ को, तो इधर का दीर्घ ऊ और शब्द बन जाएगा मधुत्सव। इसी प्रकार गुरु प्लस उपदेश है, शब्द बन जाएगा गुरु उपदेश। अब एक बात यह है कि रे है, ये सीधा रू लिखता है ऐसे, तब तो ये तो है ऐसा आता, तब तो ये है लघु। और जब रे के अंदर ऐसे ये गांठ पड़ के ऐसे बनता है शब्द, तब ये बन जाता है दीर्घ ऊ। तो हमें ये ध्यान रखना कि लघु ये ऊ वाले के अंदर कि रे के अंदर ही, और तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर कि कोई भी शब्द शुद्ध शब्द में पूछ सकता है कि शब्द शुद्धि अंदर या गुरु उपदेश शब्द है, ये ऐसा लिख दिया गुरु उपदेश, तो ये शब्द गलत हो जाएगा। इसके अंदर ये रू है वो बड़ा आएगा ऐसा, तब ये है सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला उदाहरण। कि लघु ऊ और दीर्घ ऊ, पहले दोनों दीर्घ ऊ एक लघु ऊ था दोनों में, अब है दीर्घ ऊ और लघु ऊ। तो दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे लघु प्लस ऊर्मी। ऊर्मी के अंदर हमेशा दीर्घ ऊ ही आता है। तो लघु प्लस दीर्घ दोनों को मिलेंगे तो दीर्घ ऊ और शब्द बन जाएगा लघु ऊर्मी। इसी प्रकार धातु प्लस ऊष्मा, शब्द बन जाएगा धातु ऊष्मा। ऐसे ही जैसे कि और उदाहरण देखते हैं तो उसके अंदर तो सिंधु प्लस ऊर्मी शब्द मिलता है, जैसे कि सिंधु ऊर्मी शब्द सिंधु ऊर्मी शब्द आ गया। कहा कि इसके अंदर इसका संधि विच्छेद करो। तो इसका संधि विच्छेद करने के लिए हमको सबसे पहले यही देखना होगा कि ऊ की मात्रा, ये शब्द हैं वो इसके टुकड़े कहाँ से हो सकते हैं। तो हमें जहाँ पर स्वर दिखाई देगा, स्वर की मात्रा दिखाई देगी, वहाँ पर शब्द के टुकड़े हो सकते हैं। तो देखते हैं, तो शब्द से ये जैसा है वैसा लिख दिया, देह है जैसा है वैसा लिख दिया। अब ऊ की मात्रा है तो यह देखना कि सिंधु शब्द में हमें शब्द छोटा आता है, हमेशा लघु आता है। और ऊर्मी शब्द अभी पढ़ा ही है कि बड़ा आता है, तो शब्द बन जाएगा सिंदूर्मी। ऊ और ऊ मिलेंगे तो शब्द बन जाएगा सिंदूर्मी। इसी प्रकार धातु प्लस ऊष्मा, धातु ऊष्मा शब्द बना है। और भी उदाहरण है इनके, देखते हैं अगला नियम ऊ के दीर्घ प्लस लघु और दीर्घ ऊ का निर्माण करते हैं। जैसे कि शब्द है वधु, वधु प्लस उत्सव, वधु में ऊ है दीर्घ और उत्सव में ऊ है लघु, दोनों को मिलेंगे तो दीर्घ ऊ और शब्द बन जाता है वधुत्सव। अब यह वधु शब्द दे दिया आपको, कहा कि इसको संधि विच्छेद करो। तो ये ऊ है, इस ऊ से टुकड़े करेंगे और वधु शब्द में हमेशा बड़ा आती है, मतलब कि वधु बड़ी होती है हमेशा। तो वधु और उत्सव हमेशा छोटा होता है, तो वधु प्लस उत्सव वधुत्सव शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार भू प्लस ऊपरी, भू ऊपरी शब्द बन जाएगा। चमू प्लस उत्तम, चमुत्तम शब्द बन जाएगा। अब देखते हैं इसके अगले उदाहरण। दोनों ओर दीर्घ ऊ आता है तो दीर्घ ऊ का निर्माण करते हैं। जैसे कि शब्द आता है चमू, चमू मतलब सेना और ऊर्जा। दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ ऊ बनता है। चमू जैसा है वैसा लिख दिया, और ऊर्जा ऊ है इसके में के अंदर कन्वर्ट हो गया, और जा है वो जैसा है वैसा लिख दिया, तो शब्द बन गया चमूर्जा। भू प्लस उधर्व है, भू जैसा है वैसा लिख दिया, उधर्व आ गया, ऊ है वो ऊ के अंदर मिल गया, शब्द बन जाएगा भूधर्व। ऐसे ही सरयू प्लस ऊर्मी,
सरयू प्लस ऊर्मी शब्द है तो सर ऊ है वो यू के अंदर मिल जाएगा और शब्द बनेगा सरयूर्मी। इसी प्रकार भू प्लस ऊष्मा शब्द है, भूष्मा शब्द बन जाएगा। तो हम उदाहरण देखते हैं कि री वाला है उदाहरण है, ये हमें पहले भी चर्चा की कि ये केवल और केवल संस्कृत में ही प्रचलित है, हिंदी में ये प्रचलित नहीं है। फिर भी इसके एक दो उदाहरण हम देख लेते हैं, ज़्यादातर यही बनते हैं। इसके अंदर पितृ प्लस ऋण, पितृण शब्द बनता है, मतलब ये री है, इन दोनों को री को मिलेंगे तो केवल री आती तब उसका तो यही है चिन्ह, ये बनता है री। और अगर दीर्घ री बनानी है तो इसको ऐसे कर देंगे और तो ये दीर्घ री बन जाएगी, मतलब ऐसे कर दें तो ये दीर्घ री बन जाएगी। जैसे पितृ प्लस ऋण है, ये री है, इस री के अंदर मिलेंगे तो पितृण बन जाएगा। इसी प्रकार मातृ प्लस ऋण है तो शब्द बन जाएगा मातृण है। तो आज हम इतना ही, दीर्घ स्वर संधि हमारी पूरी होती है और अगला हमारा टॉपिक होगा गुण स्वर संधि, और गुण स्वर संधि के बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।